नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 मई 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 6 मई हो गया है आज और कल से तो आप लोगों का फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अंडरटेकर एस्पिरेंट अब उठेंगे बिल्कुल धरती फाड़ के और फिर उसके बाद से मैसेज करते हैं कि 3 महीने में पीटी मेंस दोनों क्लियर करने का कोई फार्मूला बताइए। इस प्रकार का फार्मूला तो होता ही नहीं है, लेकिन अब जो भी समय है 2.5 महीने हैं करीब में आपके पास में, कृपया उसमें 100% दें, प्रीलियम पर फोकस करें। मेंस एग्जामिनेशन के लिए पिछली बार बीपीएससी ने 6 महीने का समय दिया है, तो होप सो कि आपको भी 4-5 महीने 6 महीने का समय मिल जाए। संभावना है, कोई श्योरिटी नहीं होगी, लेकिन अभी तो आपको केवल और केवल प्रीलियम पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रीलियम जो है अब पहले वाला प्रीलियम नहीं है कि रटो फटो बिना नेगेटिव मार्किंग 150 रंग के आ जाओ और निकाल लो। वो वाला पीटी अब नहीं रहा, पीटी थोड़ा सा कठिन हो गया है। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक के लिए पढ़ें, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आ रहे थे, तो उसके लिए बता देता हूँ। तो एटलीस्ट पिछले साल का जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसके हिसाब से पिछले साल के मई जून से इस बार के जून तक का मिनिमम तो आपको पढ़ना ही चाहिए। समटाइम बीपीएससी जो है वो 13-14 महीनों का भी करंट अफेयर पूछ लेता है, लेकिन एक एक सवाल ही पूछे जाते हैं। क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडलाइन देखिए क्या है। बंगाल में बीजेपी की जीत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि नॉट डिफेटेड वॉन्ट रिज़ाइन, हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग और बीजेपी ने हमें हराया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। क्या उनकी बातें सच हैं? आंशिक रूप से तो सच है ही। चुनाव आयोग पर अब 100% ट्रस्ट तो किसी का भी नहीं रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है क्या, इसके संबंध में मेरे पास या न्यूज़पेपर में तो कहीं पर भी कुछ भी मैंने नहीं लिखा हुआ दिखा है, इसलिए कुछ भी बोलना अफवाहों को हवा देना हो जाएगा। ये रिज़ाइन नहीं करती हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। गवर्नर जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट के बाद से हटना पड़ता है, इस प्रकार से करना पड़ता है। यही क्या है तो तरीका है, वैसे तो रिज़ाइन कर ही देंगे। देखिए आगे क्या क्या होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस एक्स का उपयोग करते हुए, और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का सबसे अद्भुत सैटेलाइट में से एक है जिसका निर्माण भारत में किया गया है। उस कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ में क्या इसकी खासियत है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद और भी कई सारे टॉपिक होंगे, जैसे कैबिनेट ने कल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा करके 38 करने की हरी झंडी दे दी है। इस प्रोसेस को देखेंगे, संविधान में इसके प्रावधानों को देखेंगे और इससे पहले कब कब बढ़ाया गया है इसे भी हम लोग करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर के जितने टॉपिक करवाऊंगा सब इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, आपके परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक देखिए आज का क्या है। इस कंपनी का नाम है बंधुओं गैलेक्सी आई, इसका नाम है गैलेक्सी आई। एक चीज़ और है, नोटिफिकेशन आया जिन्हें भी डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो, डेली प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं है ये, डेली प्रैक्टिस है क्वेश्चंस का टारगेट टॉपिक बना करके, तो आप जुड़िएगा। काफ़ी सारे सवाल हो चुके हैं, सारे ही मिल जाएंगे आपको पहले के भी, और अभी से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। गैलेक्सी आई इसका नाम है। मिशन दृष्टि इसका नाम दिया गया है इस पहल का। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी के लिए अवलोकन का जो सैटेलाइट है अब तक का सबसे बड़ा भारत के किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा बनाया गया है, जिसका कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई, और इस मिशन का नाम है मिशन दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है निगाहें रखना, नज़र रखना किसी चीज़ पर, तो ये दोनों चीज़ के काम आएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन भी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसरो के साथ भी यह कंपनी काम कर रही है। तो 3 मई 2026 को बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्सी आई ने सफलतापूर्वक मिशन दृष्टि को लॉन्च किया है। किसकी मदद से लॉन्च किया है, तो लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पर सैटेलाइट को कक्ष में पहुंचाने के लिए गाड़ी के तौर पर हमने गाड़ी रेंट पर लिया। किससे लिया भाई, तो कैलिफोर्निया अमेरिका के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी, उनके फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे प्रीलियम में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके लिए ट्वीट करके बधाई दी थी। भारत में प्राइवेट सेक्टर्स को अब हम लोग स्पेस में सफलतापूर्वक लाने में कामयाब हो गए हैं।
190 किलोग्राम वजन वाला यह भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दुनिया का पहला ऑप्टोसार इसको कहा जाता है, उपग्रह भी है यह। ऑप्टोसार उपग्रह की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कहा जाता है इसको। जब सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ में हम लोग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सैटेलाइट प्रणाली होती है उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, तो इलेक्ट्रोसार बनता है, ऑप्टोसार बनता है, ऑप्टोसार बनता है, ऑप्टोसार बनता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया का पहला यह ऑप्टोसार उपग्रह है, ऑप्टोसार उपग्रह है। इसको ज़रूर याद रखें। क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में मिशन दृष्टि को भारत के एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने में इसरो के PSLV का उपयोग किया गया। इस प्रकार से आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। ऑप्टोसार तकनीक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है, देखिए क्या है। सिंगल प्लेटफॉर्म, यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO और सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR दोनों सेंसरों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। इसको ज़रूर ही ध्यान में रखें। हर मौसम में निगरानी कर सकता है और AR प्रोसेसिंग भी है इसमें। जहां ऑप्टिकल सेंसर धूप में सामान्य तस्वीरें लेते हैं, EO जो है यह धूप में सामान्य तस्वीरें लेते हैं, वहीं पर SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रोवेबल सिग्नल का उपयोग करते हुए बादल, धुएं, अंधेरे के पार भी साफ तस्वीरें लेता है। इसमें इसे दिन रात, हर मौसम, सभी प्रकार के वेदर में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इससे हमें आउटपुट प्राप्त हो सकता है। इसमें एनवीडिया के जेटसम ओरिन प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। यह सारा कच्चा डेटा पृथ्वी पर भेजने के बजाय ऑर्बिट में ही उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके क्रक्स हमें भेजता है। बहुत सारा डेटा मिल गया आपके पास में, उस डेटा से जो प्रोसेस के बाद जो क्रक्स चाहिए हमें वो हमें भेजता है। तो यह AI का उपयोग भी इसमें किया गया। ऑप्टासार भी है यह, इसका भी ध्यान में रखें। ऑप्टिकल सेंसर के अलावा सिंथेटिक अपर्चर सेंसर भी इसमें लगाए गए हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एनवीडिया कंपनी जो है, जो चिप बनाती है, इसके चिप और इसके AI का उपयोग किया गया इसमें। इसका ध्यान अलग से रखिएगा क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है। यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह है जिसमें नागरिक, सिविल पर्पस जैसे वेदर इत्यादि, अर्थ अवलोकन की बातें हो रही है तो पृथ्वी पर खनिज संसाधन इत्यादि चीज़ों के बारे में बोल सकता है, ये बता सकता है। और रक्षा उद्देश्य, डिफेंस, जैसे हमारा नाविक जो है फिलहाल में वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका एक सैटेलाइट जो है वो डाउन हो गया है, तो नाविक के जगह पर तो ये नहीं ले सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन में हमें यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह मदद कर सकता है। इसका उपयोग बाउंड्री की निगरानी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ या चक्रवात, कृषि निगरानी, समुद्री ट्रैकिंग, बुनियादी ढांचे की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इत्यादि में इसको किया जा सकता है। जैसे सड़क का निर्माण किया जाता है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरेगा, किन किन इलाकों से गुजरेगा, किस प्रकार से इसको बनाया जाए ताकि यह कम जो है गांव या शहर को प्रभावित करे, विस्थापित जीरो हो और ऐसे जगहों से गुजरे जहां पर पर्यावरण का भी कुछ खास नुकसान ना हो। तो ये कैसे तय किया जाता है? कोई ये सड़क पर घूम घूम कर तो देखते नहीं है कि उधर से न उधर से निकाल देंगे, है ना। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से ही तैयार किया जाता है इस प्रकार की प्लानिंग, तो उसमें भी यह मदद करेगा। भविष्य की परियोजनाएं क्या क्या हैं इसकी? तो गैलेक्सी AI ने अपने सैटेलाइट डेटा को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने के लिए इसरो के वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। स्टार्टअप का लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसे 8 से 12 उपग्रहों का एक समूह बनाया जाए और एक समूह बना करके पृथ्वी का अवलोकन किया जाए और उस डेटा का आप बाद में उपयोग भी कर सकते हैं, दुनिया में सेल भी कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को, किसी देश को चाहिए अर्थ अवलोकन से उपग्रह के माध्यम से खींचा गया तस्वीर, ओरिजिनल चाहिए होता है, कई बार लाइव चाहिए होता है, तो उसको बेचा जाता है, खरीदा बेचा जाता है। तो इस प्रकार के कामों में भी इसका उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव बिल टू इंक्रीज सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ फ्रॉम 34 टू 38। फिलहाल में 33+1 है, एक CJI महोदय होते हैं और उसको बढ़ा करके 37+1 करना होगा। क्योंकि हुआ क्या था, जैसे संवैधानिक पीठ जब बनती है, जैसे सबरीमाला केस है तो 9 जज बैठ गए, तो 9 जज जब एक जगह बैठ जाते तो बाकी जो केस हैं वो सब पेंडिंग में चले आता है, दिन प्रतिदिन का जो काम है सुप्रीम कोर्ट का वो रुक जाता है। तो इसीलिए सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं कि जजों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।
एक चीज़ और पढ़ेंगे आज हम लोग इस टॉपिक के बाद कि किसके नाम के साथ श्री और किसके नाम के साथ ऑनरेबल लगाना होता है, माननीय लगाना होता है, उस टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे। सुनने में तो हंसी मजाक लगता है ये, लेकिन ये प्रशासनिक डेकोरम होता है जिसको मेंटेन करना होता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो आप हाफ टी शर्ट और हाफ बाजू के शर्ट में नहीं मिल सकते, गॉगल्स नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे आचार संहिताएं बनाई गई है, तो उसमें शब्दावली भी महत्वपूर्ण होता है। माननीय किसके साथ लगेगा, ऑनरेबल जो है वो, और इसके अलावा श्री श्रीमान किसके साथ लगेगा, इस पर एक फैसला आया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी मानसून सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या को वर्तमान में 34 से बढ़ा करके 38 करना है। 34 से कहाँ तक ले जाना है, 38 तक ले जाना है। न्यायाधीशों की संख्या जो होती है यह संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे क्या क्या होता है। संख्या बढ़ाने का कारण क्या है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस साल के मार्च में सरकार से सिफारिश की थी कि अस्थायी संविधान पीठ स्थापित करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाए। जब बड़ी पीठें जैसे सबरीवाला मामले की सुनवाई कर रही 9 जजों की पीठ बैठती है, तो नियमित जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जजों की संख्या कम पड़ जाती है। वर्तमान स्थिति और रिक्तियां क्या है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जजों की संख्या 32 है। वर्ष 2026 में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यदि यह नया विधेयक पारित हो जाता है तो CJI सूर्यकांत, जिनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, इनको कम से कम 9 नई सिफारिशें करनी होगी जजों की नियुक्ति के लिए। वित्तीय प्रावधान क्या किया गया है, तो कॉन्सोलिडेटेड जो फंड है भारत सरकार का, संचित निधि, जजों के वेतन पेंशन वगैरह संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह उनकी पदों की स्वतंत्रता के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है। नए न्यायाधीश और सहायक कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं का खर्च भारत की संचित निधि से वहन किया जाएगा। यह सवाल प्रीलिम में पूछा जा चुका है, पीटी में पूछा जा चुका है कि जज वगैरह के वेतन वगैरह कहाँ से मिलते हैं। जो भी ऐसे बॉडीज़ जिनको स्वायत्त बनाना होता है, उन सभी के जो वेतन पेंशन इत्यादि होते हैं वो जनरली संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के प्रावधान क्या क्या हैं, यहाँ से सवाल आ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में शुरुआत ही होती है 124 से, और कहाँ तक, 147 तक। 148 में कैग है, ठीक है, तो 147 तक यह जाता है। तो 124 में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या में निर्धारित नहीं करती तब तक अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी, और संसद कानून के जरिए इनकी संख्या बढ़ाती रहती है। कब कब बढ़ाया गया उससे भी हम लोग देखेंगे। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति मुख्य रूप से केवल संसद को दी है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक साधारण कानून बना करके यह बदलाव कर दिया जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, प्रीलिम में आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 एक बनाया हुआ है। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद के द्वारा एक एक्ट 1956 में बनाया गया है। बिल्कुल क्लियर रखिए इन फैक्ट्स को, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब कब बढ़ाई गई है, तो देखिए ध्यान से। मूल संविधान 1950 में लागू हुआ संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश तय किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1956 के अधिनियम में संशोधन करके इसे निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया गया। 1956 का अधिनियम लाया गया और उसके बाद से इसमें समय समय पर संशोधन कर करके 2019 में इससे पहले बढ़ाया गया था, जब 33 किया गया था, 33 + 1 34 किया गया था। 1950 में 8 थे। 1956 में संसद ने इसे बढ़ाकर कुल 11 कर दिया, 1 + 10। जब भी मैं 11 बोलूँ तो 1 + 10 कर लीजिएगा। 14 कर दिया 1960 में, 77 में 18। 1979 तक कैबिनेट के अनुरोध पर कार्यशील संख्या 15 तक सीमित थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। उसके बाद से परिवर्तन किया गया। 1986 में 26,
2008 में 31 किया गया, 2019 में 34 किया गया और 2026 में 38 किया जा रहा है। 38 का मतलब 37 + 1 है, 37 + 1 है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप मार करके आ जाएंगे 38 + 1 तो 39 हो जाएगा। नहीं, टोटल ही 38 है, टोटल 38 है, टोटल 38 है। 19 दूना 38, 2019 से बढ़ाया गया था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 2019 से बढ़ाया गया था। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट्स में बहुत गलती होती एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है मिस्टर अनुराग ठाकुर, मिस्टर नहीं, ऑनरेबल माननीय अनुराग ठाकुर जी के एक FIR में इनके नाम के साथ में ऑनरेबल शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, माननीय का शब्द यूज नहीं किया गया था। उसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर जी संसद के सदस्य हैं और साथ में खेल मंत्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के साथ में माननीय लगाना अनिवार्य है, ऑनरेबल लगाना अनिवार्य किया गया है। और यह प्रशासनिक आचार संहिता होता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे CM आवास पर, गवर्नर आवास पर आप हाफ पैंट में नहीं जा सकते, टी-शर्ट में नहीं जा सकते, बिल्कुल फॉर्मल अच्छा ड्रेस होना चाहिए, गला बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ओपन कॉलर, ओपन वाले शर्ट नहीं होते हैं, बंद होते हैं। टाई होना चाहिए अगर आप टाई लगाते हैं तो, या फिर फॉर्मल स्वदेशी है तो गला बंद होना चाहिए, आँख पर गॉगल्स नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। ख़ास तौर से सामान्य लोगों से भी ज़्यादा अगर कोई ऑफिसर प्रधानमंत्री से मिल रहा है तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती है। उसी तरह से ये भी है, इसे आपको याद रखना चाहिए, यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ जस्टिस JJ मुनीर और तरुण सक्सेना ने एक आदेश में स्पष्ट किया कि आधिकारिक दस्तावेजों में माननीय या श्री जैसी उपाधियों से किसे संबोधित किया जाना चाहिए, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है। यह मुद्दा तब उठा जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक पुलिस FIR में भाजपा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम के आगे इस सम्मानजनक उपाधि का उपयोग नहीं किया था। चूँकि यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसमें शब्दावली का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्री, माननीय, इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। माननीय उपाधि के हकदार कौन कौन हैं, अब आपको डिसाइड करना कि आपको नाम में माननीय लगाना है या फिर श्री, श्रीमती लगाना है ना। तो केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, ध्यान से देखिएगा इसको, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सभापति, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उसके अलावा अन्य पदाधिकारी जो प्रोटोकॉल के अनुसार इसके हकदार हैं, उनके नाम के पीछे लगाया जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया है कि माननीय, ऑनरेबल शब्द उन संवैधानिक पदाधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होते हैं, के नाम के आगे जोड़ा जाना चाहिए जो सरकार के 3 भिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में किसी सॉवरेन फंक्शन का उपयोग करते हैं, संप्रभु कार्यों का उपयोग करते हैं, उनके नाम के साथ माननीय लगाना आवश्यक होगा। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, यही वो कॉन्सेप्ट है, यह एक लाइन है, सॉवरेन कार्य, सॉवरेन फंक्शंस जिसको कहा जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तीनों अंग में से किसी भी अंग में कोई भी सॉवरेन कार्य में शामिल है तो उसके नाम के साथ माननीय लगाना अनिवार्य होगा। इस उपाधि का हकदार कौन नहीं है, तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी लोक सेवक, सिविल सर्वेंट कोई भी हो, आप भी जो बनेंगे वो भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, चाहे वो सचिव ही क्यों ना हो, वह इस उपाधि का हकदार नहीं है, क्योंकि वह संप्रभु संवैधानिक पद का धारक नहीं है। नॉट द होल्डर ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये इसमें कहा गया है, संप्रभु संवैधानिक पद के धारक नहीं है। टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। एक चीज़ और है इसमें जो आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ। मंत्री जो हैं उनके नाम में माननीय लगेगा, न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश महोदय। संसद और विधायकों के नाम में लगना होगा माननीय विधायक महोदय, माननीय संसद महोदय। सदन के अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं उनके नाम में माननीय लगता है। बाकी श्री, सुश्री, श्रीमान जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो न्यायालय के अनुसार भले ही कोई भी अधिकारी कितने भी ऊंचे पद पर हो,
उसके नाम में सुश्री लगता है। जैसे श्री जिलाधिकारी लगता है, श्री नाम मुख्य सचिव में लगेगा। इनके लिए माननीय जिलाधिकारी लिखना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और यहाँ तो आम जनता हाथ जोड़ के खड़ी रहती है एक अदनेस ऑफिसर के सामने भी। आईपीएस अधिकारी में श्री लगेगा सबके लिए। इनमें ऑनरेबल लिखना गलत होगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध होगा, प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा। आसान भाषा में इन्होंने समझाया है, जो जनता जिन्हें चुनती है, सांसद, विधायक, मंत्री या जो शीर्ष संवैधानिक अदालत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठते हैं, उनके लिए माननीय है। और जो सामान्य परीक्षा पास करके जाते हैं यूपीएससी, पीसीएस, इनके लिए श्री, श्रीमान लगाया जाता है। तो इसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लाम। ये भारत विजिट पर आए हैं और भारत विजिट के दौरान ये अपने बिहार का विजिट भी इन्होंने किया है और बोध गया गए हैं, वहाँ पर भी इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस टॉपिक के बारे में ज़रा हम लोग समझेंगे कि कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उसके बारे में। बाकी भारत वियतनाम संबंध जब ये मिलेंगे, कुछ समझौता होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम, क्या नाम है इनका? तो लाम, मंगलवार दोपहर को अपनी याजकीय यात्रा पर भारत पहुँचे। उसके बाद से नित्यानंद राय जो हैं गृह राज्य मंत्री, उन्होंने इनका स्वागत किया। देन ये बिहार की यात्रा पर गए, जहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। ये तो छोटा सा न्यूज़ हो गया, क्या पता ये भी पूछ ले आपसे। बोध गया गए हैं, ये बोध गया गए हैं। बोध गया बिहार के गया जिले में निरंजना फल्गु नदी के तट पर है। ये सब तो पता होगा आपको। यह पवित्र स्थान है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध जो हैं वो कहलाए, नहीं तो उससे पहले सिद्धार्थ हुआ करते थे वो। मुख्य आकर्षक यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? तो सबसे पहला तो महाबोधि मंदिर ही है, बोध गया का मुख्य मंदिर है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं उसकी संरचना 5वीं 6वीं शताब्दी गुप्त काल के दौरान की मानी जाती है, कि गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। गुप्त पीरियड जो है वो भगवान विष्णु यानी कि भागवत संप्रदाय को मानने वाले लोगों का पीरियड है, लेकिन उन्होंने सर्वधर्म हिताय का साधन अपनाया था और सभी प्रकार के धर्मों का संरक्षण उन्होंने किया। 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया। हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, गया, बोध गया, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर भी बिहार में टूरिज़्म उस प्रकार का नहीं है जिस तरह का हो सकता है। गया एयरपोर्ट जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का उसको होना चाहिए। इतना पोटेंशियल है। जापान, चीन, वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, किस देश से लोग बिहार नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत ही सीमित है। ये वहाँ का सबसे बड़ा दुविधा है। बोधि वृक्ष है, यह हुआ पवित्र पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित पेड़ मूल बोधि वृक्ष का वंशज है। गौर वंश का शासक शशांक ने इस पेड़ को काट दिया था। शशांक जब गौर वंश का शासन करा तो उस समय कन्नौज में किसका शासन था? तो हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। उसने शशांक शैव धर्म को मानने वाला था, शैविज्म को फॉलो करता था वो, और उसने इस पेड़ को काट दिया था। उसके बाद उस पेड़ से उसके वंशज वाले पेड़ जो हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। विशाल बुद्ध प्रतिमा है यहाँ पर, 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है। इसका उद्घाटन 1989 में 14वें दलाई लामा ने किया था। इसका निर्माण लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से किया गया है। इसे भी ध्यान में रखें, कई बार ये छोटे छोटे सवाल पूछ लिया जाता है। बोध गया के वैश्विक अपील के कारण जापान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान जैसे कई बौद्ध देशों ने यहाँ पर अपनी अपनी वास्तुकला शैली में मठ और मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन स्टिल हम इसके पोटेंशियल का सही से उपयोग आज तक नहीं कर पाए हैं। यह देश का सबसे बड़ा पर्यटक प्लेस बन सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन हमने इसका प्रचार प्रसार भी ढंग से नहीं किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर उतने अच्छे डेवलप नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। खैर जो भी है अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो वियतनाम के जरा बाउंड्रीज़ को हम लोग कर लेंगे। यह लाओस है, या कंबोडिया है,
लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध है, काफ़ी गरीब देश है यह। कंबोडिया का भी नाम आपने सुना होगा। वियतनाम की सीमाएं चीन से लगती है, उत्तर पश्चिम में लाओस से लगती है, पश्चिम में कंबोडिया से लगती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर साउथ चाइना सी दिखेगा। और किन किन देशों से इसकी सीमाएं लगती है, तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के इंडो चीन प्रायद्वीप, इंडो चीन कहा जाता है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी स्थलीय सीमा मुख्य रूप से चीन से लगती है। उत्तर में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पर सरकार होती है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी अंतर है। दोनों देशों के बीच एक लंबी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा है। लाओस है, उसके बाद से वियतनाम के उत्तर पश्चिम में और मध्य पश्चिम में लाओस है, इसके बारे में अवश्य ही ध्यान में रखें। उसके अलावा कंबोडिया है। समुद्री सीमा की अगर हम लोग बात करें तो पूर्व एवं दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है और दक्षिण पश्चिम के तट पर थाईलैंड की खाड़ी है, इसका भी नाम याद रखिएगा। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पिरेली कैलेंडर 2027 के लिए रघु राय को चुना गया है। रघु राय जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि भारत के सबसे बड़े फोटोग्राफर जिनका निधन हो गया था, तो अब इनके फ़ोटोज़ को पिरेली कैलेंडर 2027 में शामिल किया जाए। ये कैलेंडर विश्व प्रसिद्ध कैलेंडर है जो बाज़ारों में नहीं बिकती है। यह केवल कॉरपोरेट और अल्ट्रा रिच और रिच लोग जो एक दूसरे को गिफ्ट ही केवल दे सकते हैं, यह बिकती नहीं है। एक टायर कंपनी थी जिसने शुरू किया था इसको, अब यह दुनिया में स्टेटस का सिंबल बन गया। अमीर लोगों के अलग ही चोचले होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत के आर्टिस्ट रघु राय, इनकी फ़ोटोज़ को, इनके खींचे हुए तस्वीरों को उस पर शामिल किया जाएगा। पिरेली कैलेंडर 2027 संस्करण का मुख्य विषय भारत होगा, ये इसमें तय किया गया है। फोटोग्राफर, इसमें भारत के प्रसिद्ध मास्टर फोटोग्राफर रघु राय और नॉर्वेजियन फोटोग्राफर सोल्वे सुंडसबो की तस्वीरों को शामिल किया जाएगा। भारत के फोटोग्राफर रघु राय हैं और उसके साथ नॉर्वे के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, जिन दो लोगों के फ़ोटोग्राफ्स को शामिल किया जाएगा। भारत में भी एक प्रसिद्ध कैलेंडर था जिस पर हीरो हीरोइनों के फ़ोटो आते थे, किंगफिशर का कैलेंडर। विजय माल्या एक समय में जब देश में हुआ करते थे तो उस दौरान किंगफिशर का कैलेंडर फेमस था। अभी तो घर में सबका ठाकुर प्रसाद का पंचांग ही चलता है। तो कैलेंडर का ट्रेडमार्क क्या है? इस प्रसिद्ध कैलेंडर को आधिकारिक तौर पर द कैल के नाम से जाना जाता है। द कैल कहा जाता है, इसके लिए द कैल कहा जाता है। अवनी राय हैं, रघु राय की बेटी हैं, उनके कुछ प्रसिद्ध फोटोग्राफ उनके पिता के फोटोग्राफ के साथ में इस पर शामिल किया जाएगा। अवनी राय के अनुसार पिरेली के लिए उनके पिता का यह काम भारत को एक श्रद्धांजलि है, जो उनके आजीवन दृष्टिकोण और भारत के लोगों के लिए जो उनका प्रेम था उसको दर्शाने का एक तरीका है। पिरेली क्या है? इटली के मशहूर टायर निर्माता कंपनी पिरेली द्वारा हर साल प्रकाशित किए जाने वाला बेहद प्रतिष्ठित और विख्यात कैलेंडर है। 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। बीपीएससी ने सिविल सर्विसेज में जीएस के अलावा आर्ट, कल्चर, उसके अलावा म्यूजिक और इस प्रकार के चीज़ों को समाहित किया है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। जैसे पिछली बार पॉप म्यूजिक वाले एक सवाल पूछे गए थे, 2 सवाल आए थे अवार्ड के बारे में, तो पिरेली कैलेंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है। द कैल के नाम से इसको जाना जाता है, द कैल, ठीक है। दुनिया भर में फेमस है, कला जगत में इसे आधिकारिक तौर पर द कैल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी खास बात है कि इसको आम जनता के लिए बाजार में नहीं भेजा जाता है। यह एक विशेष कॉरपोरेट गिफ्ट है, दुनिया भर के केवल वीआईपी, मशहूर हस्तियां, राजघराने और कंपनी के चुनिंदा ग्राहकों को ही सीमित संख्या में दिया जाता है। जो भी चीज़ें आम लोगों से दूर हो जाती है ना, वो लग्जरी हो जाता है गुरु, है ना। कल को कोई सामान्य सी चीज़ भी आम लोगों से दूर हो जाए तो वो भी लग्जरी हो जाएगा, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं होगा। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, तो उसका दाम इतना ज़्यादा कर दीजिए कि आधा भारत खरीद ना पाए, तो आपका सामान लग्जरी आइटम में आ जाएगा। कला व स्वरूप क्या है? शुरुआती दशक में यह मॉडल इत्यादि को छापता था, लेकिन उसके बाद से इसने अब रघु राय जी को इस पर जगह दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन शिफ्टेड, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बदलता पैटर्न। एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि NO2 जो है, NO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसका तो डिक्लाइन हो रहा है, ये तो कम हो रहे हैं, लेकिन O3 अर्थात सतही ओजोन जो है इसका पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो क्या ये हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या पूछा जाए? क्या रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा? कम संभावना है। क्या पूछा जाएगा? इन पॉल्यूशन के बारे में और इनके स्रोत के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, एनवायरो कैटलिस्ट इसका नाम है, नामक थिंक टैंक द्वारा लॉन्च किए गए एक एयर क्वालिटी डैशबोर्ड CPCB 2015 से अब तक के डेटा पर आधारित ने दिल्ली के प्रदूषण में पैटर्न में एक शिफ्ट को इन्होंने उजागर किया है। इन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO में गिरावट आई है, वहीं ओजोन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2015 से 19 की तुलना में 21-25 में के बीच NO2 वार्षिक औसत में 21% की कमी आई है। कहाँ से उत्सर्जन होता है? तो वाहन, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक दहन से NO2 का उत्सर्जन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो अपूर्ण दहन यानी कि ईंधन 100% नहीं जल पाया। इस अवधि में CO का स्तर में 30% की भारी गिरावट देखी गई है। या वाहन और जनरेटर ईंधन के अधूरे दहन, इनकम्प्लीट कंबशन इसको कहा जाता है। यह सवाल BPSC PT 68 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया है। पार्टिकुलेट मैटर की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है? PM जो छोटे छोटे कण होते हैं, 2015 से 2020 के बीच PM का स्तर भी PM 2.5 और PM10 इनकी संख्या में दी गई है। दोनों के वार्षिक औसत में गिरावट आई है। हालांकि यह गिरावट के बावजूद अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बने हुए हैं। चिंता किस चीज़ की है? तो ओजोन सीधे तौर पर उत्सर्जित नहीं होता है। ऐसा जो समझेंगे ओजोन गाड़ी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहीं से उत्सर्जित डायरेक्ट नहीं होता है। यह एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो तेज धूप की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC जिनको कहते हैं के बीच होने वाले फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया से यह बनता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो वो हो गए जो डायरेक्ट पॉल्यूशन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी वो होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में रिएक्शंस के उत्पाद से जो बनता है उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जनरली हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार के पॉल्यूटेंट जो है उसके कारण से ओजोन बढ़ रहा है। दिल्ली का वार्षिक औसत ओजोन जो है यह 52 माइक्रोग्राम से बढ़कर के 66 माइक्रोग्राम हो गया है। ये इसमें कहा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली नहीं, पूरे NCR के रीजन में इसका प्रभाव बढ़ा है, ये इसमें कहा गया है। ओजोन पॉल्यूशन बढ़ गया है। तब इसके कारण क्या होते हैं? कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉल्यूशन उत्सर्जित होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यह सीधे तौर पर उच्च तापमान वाले दहन से पैदा होता है, बड़े स्रोत वाले वाहनों का धुआं, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित जो होते हैं, औद्योगिक कारखाने, जीवाश्म ईंधन पर जो चलते हैं, जनरेटर, इन सभी जगहों से यह निकलता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पर भी ईंधन जलता है और कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, तो 90% का हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कंबसन, बाकी 10% में इसका हमें CO प्राप्त होता है। रात को कोयला जला के सोए, सुबह कितने लोग मर जाते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहीं से उत्पन्न होता है। पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला के अधूरे दहन से पैदा होता है। इसके मुख्य स्रोत पेट्रोल, डीजल, वाहन, जनरेटर, औद्योगिक मशीन, घरों में खाना पकाने के लिए बनाए जाने वाला लकड़ी, जो उपले, सब के सब इसके स्रोत हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन, देखिए यही ओजोन जब समताप में होता है तो हमारी रक्षा करता है, लेकिन यही ओजोन जब हमारे करीब आ जाता है तो हमारे लिए सही नहीं होता है। इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं हम लोग। जब वाहन, कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, पेंट केमिकल से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो घरों पर आप पेंट करते हैं, और वातावरण में जो NOx है, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? ओजोन का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उपस्थिति में आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, तब जमीनी स्तर पर ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन गैस का निर्माण होता है। चिंताजनक रुझान है इसके, ये भी इसमें बता दिया गया है। तो आज के सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए। 34 मिनट में कई सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।